नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता चित्रकला विषय का जो सेकंड प्रश्न पत्र आता है उसका पाठ्यक्रम क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ उसकी प्रिंट भी निकाल ली होगी और उसका अच्छे से अध्ययन भी कर लिया होगा। अध्ययन इसलिए क्योंकि ये पाठ्यक्रम हमारे लिए हमारी तैयारी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम जितना इसका अध्ययन करें, जितने तरीके से हम इसको पढ़ लें, समझ लें, प्रश्न पत्र में हमें उतनी ही सहायता मिलती है, क्योंकि ये पूरा ट्रैक है जिसको फॉलो करते हुए हमें तैयारी करनी होती है। और यकीन मानिए, यदि हमें पाठ्यक्रम पूरा याद है, अच्छी तरीके से उंगलियों पे याद होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप खा रहे हैं, उल्ट रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके दिमाग में पाठ्यक्रम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बार बार निकाल करके देखना पड़ रहा है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप अभी देख लें उसको, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो आसपास अपने रखें उसकी एक कॉपी को, और कोशिश करें कि मोबाइल की स्क्रीन पर भी आप अपने पाठ्यक्रम को डिस्प्ले करके रखें, ताकि आप जब भी मोबाइल देखें, जब भी आप मोबाइल खोलें तो पाठ्यक्रम आपके सामने आ जाए, तो आपको अपने आप ही धीरे धीरे याद हो जाएगा। हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट पाठ्यक्रम की तरफ हम नहीं देखते। कई बार मैं विद्यार्थियों से पूछता हूं कि आपको पाठ्यक्रम याद है क्या, तो वो क्लियर जवाब नहीं दे पाते। तो बच्चों, हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। याद होने के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलो देखिए, इसे हम नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आरपीएससी ने दे रखा है। एक तो है उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा है स्नातक स्तर, और तीसरा और अंतिम जो इसका पार्ट है वो है स्नातकोत्तर स्तर। स्नातकोत्तर यानी कि एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स वाला जो पार्ट है वो तीसरे खंड में आता है। तो पहला खंड उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा खंड स्नातक, और तीसरा हो जाता है स्नातकोत्तर स्तर। यूँ तो आपको जरूरी नहीं कि उच्च माध्यमिक स्तर में ही ये टॉपिक मिलते हैं, आपको स्नातक में भी मिल जाते हैं। आप जब एमए करते हो तो वहाँ भी मिल जाते हैं। आरपीएससी ने एक डिवाइडेशन करते हुए आपको सुविधा अनुसार इस चीज़ को दिया है, तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि जो उच्च माध्यमिक स्तर में ये दे रखा है वो एमए में नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलिए उच्च माध्यमिक स्तर की बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें है वो टॉपिक है कला, अर्थ, परिभाषा और साहित्य में कला। साहित्य में कला। देखिए बच्चों, इस टॉपिक में आपको कला की परिभाषा पढ़नी होती है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा क्या है और भारतीय विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा क्या क्या है। जैसा कि आप देखोगे हमारे पहले पाठ में, कला वाले पाठ में, इस पर बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी। हमारे भारतीय विद्वानों की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो परिभाषा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो परिभाषा काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। और पाश्चात्य विद्वानों में आप देखोगे तो प्लेटो, अरस्तु, बाumgarten, हर्बर्ट रीड, टॉलस्टॉय, इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। इनको आप अगर इधर आपको नहीं मिल पा रहे हैं कला वाले पार्ट में, तो आप वेस्टर्न एस्थेटिक्स में भी इसको देख सकते हैं, वहां आपको विस्तार से और अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है साहित्य में कला। साहित्य में कला। साहित्य में कला से तात्पर्य ये है कि भारतीय प्राचीन साहित्य ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें कला संबंधी उल्लेख मिलता है, और कौन से साहित्य में कला के बारे में कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साधारण सा सवाल आ जाता है कि कला की सर्वाधिक विस्तार से व्याख्या या जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है, तो वो मिलती है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी चित्रसूत्र जो भाग है, तीसरा खंड, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लगभग उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य में कला में आप देखोगे कि प्राचीन साहित्य जो भारतीय साहित्य जिनमें कला संबंधी उल्लेख मिलता है उनके बारे में पूछता है। कई बार बहुत सिंपल से सवाल आ जाता है, जैसे नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है, भरत मुनि। मनीषी वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, कामसूत्र।
तो एक सिंपल सा सवाल आ जाता है। और कई बार इन्हीं ग्रंथों में से अंदर से सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से खंड में वर्णन मिलता है, कौन से अध्याय में वर्णन मिलता है। इस प्रकार से आप इनको पढ़ोगे। नोट्स में एक एक डिटेल आपको अच्छे से मिलेगी, बहुत अच्छे से डिवाइडेड कर रखा है सभी को, वहां आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आगे वाला जो है इसमें आप देखोगे कला के मूलाधार तत्व, मैंने मेरे हिसाब से इसे लिखा है कला के मूलाधार तत्व। इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं? एक तो चित्र के तत्व है, आप भली भांति जानते हैं। इनको भी मैंने इसमें लिखा है, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, 6 तत्वों का आप अध्ययन करोगे। विस्तार से इनका हम अध्ययन करेंगे, एक एक तत्व का, प्रत्येक की अच्छे से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संयोजन के सिद्धांत, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है संयोजन के सिद्धांत का, आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और आप यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। षडांग, चित्र के 6 अंग, और आगे है चित्र के माध्यम एवं तकनीक। माध्यम एवं तकनीक, ये 4 टॉपिक हमें कला के मूलाधार तत्वों के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके द्विआयामी एवं त्रिआयामी रचना। द्विआयामी एवं त्रिआयामी रचना, द्विआयामी रचना जिनमें 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई, और त्रिआयामी रचना जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी उसमें दर्शाई जाती है। अगर चित्र की बात करें, चित्रकला की बात करें, तो द्विआयामी रचना में केवल 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई, तीसरे आयाम की उपस्थिति नहीं दर्शाई जाती है, रूपाकार सरल बनाए जाते हैं, छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं होता है। जबकि त्रिआयामी रचना में छाया प्रकाश, परिप्रेक्ष्य आदि को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, पोत, तान आदि की भूमिका बढ़ जाती है और तीसरा आयाम का भ्रम उत्पन्न होता है। वास्तविकता में तीसरा आयाम होता नहीं है, लेकिन तीसरा आयाम का भ्रम उसमें दिखाया जाता है, इस प्रकार का उसमें चित्रण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंकन एवं अनुरंकन। अंकन एवं अनुरंकन, तो अंकन को आप त्रिआयामी कह सकते हैं, अनुरंकन को आप द्विआयामी कह सकते हैं। अर्थात जो अंकन है वो त्रिआयामी की बात कर रहा है और अनुरंकन द्विआयामी की बात कर रहा है। आप एक्सचेंज कर दोगे दोनों को, तो एक ही टॉपिक है दोनों। अगर आप सही तरीके से विधिवत और मैनेज करते हुए आप इसका अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि दोनों एक ही टॉपिक है लगभग लगभग। द्विआयामी को आप अनुरंकन कह सकते हो और अंकन को आप त्रिआयामी कह सकते हो। जो विशेषताएं त्रिआयामी की है वही अंकन की है, जो अनुरंकन की विशेषता है वही द्विआयामी की है। एक पेज में, आधे पेज में मैंने इसको लिख रखा है, डिटेल लिख रखी है, उसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। 2 से 3 क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये 2 टॉपिक तो ये खुद ही है, द्विआयामी एवं त्रिआयामी रचना। दूसरा, पहला तो द्विआयामी त्रिआयामी हो गया और दूसरा हो गया अंकन एवं अनुरंकन। और ये दोनों टॉपिक इस प्रकार के हैं कि इनका संबंध चित्र के तत्वों से भी है, संयोजन के सिद्धांतों से भी है। तो उनको चित्र को तत्वों से और संयोजन के सिद्धांतों से रिलेटेड करते हुए भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए तो लगभग लगभग आपके 3-4 सवाल आराम से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोक कला, और लोक कला भी क्लियर कह रखा है राजस्थान की ही है। लोक कला में भी आगे कोष्टक में लिखा हुआ है राजस्थान, अर्थात वे लोक कलाएं जो राजस्थान से संबंधित है, उनमें आप देखोगे ये भी क्लियर कर रखा है कि कौन कौन सी लोक कलाएं आपको पढ़नी है। एक तो फड़ है जो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, इसको पट चित्रण भी हम कह सकते हैं क्योंकि कपड़े पर यह चित्रित की जाती है, तो इसका आधार या धरातल कपड़ा हो जाता है पट। कावड़, इसमें लकड़ी का प्रयोग होता है, कावड़ में खासतौर से सालर वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। वैसे अनेक वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल हो जाता है इसमें, लेकिन मोस्टली सालर का प्रयोग होता है। तो कावड़, कावड़ का संबंध बस्सी चित्तौड़गढ़ से है, कठपुतली उदयपुर से है। कठपुतली, इसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। कठ का मतलब लकड़ी जो काष्ठ से बना है, और पुतली का मतलब गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया, इसका शाब्दिक अर्थ है लकड़ी की गुड़िया। तो कठपुतली का संबंध राजस्थान से, राजस्थान में भी उदयपुर से है। टेराकोटा, टेराकोटा इसको मोलेला भी कहा जाता है, मोलेला, क्योंकि राजसमंद में एक गांव है मोलेला, राजसमंद के नजदीक है मोलेला, वहां पर मिट्टी को पका करके कलाकारी की जाती है। वो कला उस गांव के नाम पर ही मोलेला कला के नाम से जानी जाती है। और टेराकोटा हम जानते ही है, मिट्टी को पकाकर बनाई गई बर्तन
या किसी प्रकार का शिल्प आदि निर्माण करना टेराकोटा के अंतर्गत आता है। मांडना राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है। मांडना, जिसमें हम खनिज रंगों का प्रयोग करते हैं, गेरू, खड़िया आदि, और कच्चे घरों के आंगन में और दीवारों पर लीप करके उस पर हम चित्रण कार्य करते हैं, लोक आकृतियां उस पर बनाते हैं विभिन्न मांगलिक अवसरों पर, जैसे तीज त्योहार उत्सव पर, शादी विवाह आदि अनेक अवसरों पर हम जो बनाते हैं आंगन में, उसको मांडना कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से पहले मैंने एक हेडिंग डाल रखी है इसमें, भारतीय चित्रकला का इतिहास। भारतीय चित्रकला का इतिहास। अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास से रिलेटेड नहीं है, चित्रकला के इतिहास से संबंधित नहीं था जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो उसकी बेसिक जानकारी थी, आप फंडामेंटल कह सकते हो, फंडामेंटल। और ये लोक कला की जो बात है वो फंडामेंटल से अलग है, ये लोक कला एक अलग ही टॉपिक है। और कला वाला कला संबंधी बेसिक जानकारी होगी, उसका अर्थ हो गया परिभाषावादी आदि। इतिहास की बात करें चित्रकला की, तो इतिहास की शुरुआत यहां से होती है, भारतीय चित्रकला का इतिहास। तो आप देखें, इसमें आप देखोगे तो इतिहास की शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल से। इतिहास की शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल से, जिसमें आप पढ़ोगे 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से 5,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक का जो काल है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसमें विभिन्न कला केंद्रों का हमें अध्ययन करना है और उस काल में बने हुए चित्रों की विशेषताओं का अध्ययन करना है, विधि का अध्ययन करना है, चित्रण विधि का अध्ययन करना है। और कुछ प्रमुख चित्र हैं जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं, उन स्थानों के खोजकर्ताओं के नाम हैं, वो हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है बुद्धकालीन कला, अजंता तथा बाघ। बुद्धकालीन कला का जब अध्ययन करते हैं हम, तो यहाँ पर एक समय अवधि निकल करके आती है 200 ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी तक। 200 ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी तक। अजंता का काल भी यही है, अजंता में जो चित्रण की अवधि है वो भी यही मानी जाती है, 200 ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी तक। और बाघ के चित्रों का जो समय है वो 4वीं शताब्दी, आपको पता ही है। तो इन दोनों में ही हम जो अध्ययन करेंगे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एक मिनट इसको देख लेते हैं। यस, इसी में जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, देखिए नई नई तकनीकें हैं, सीखने में समय लगता है, परंपरागत तरीके से पढ़ाने वाले लोगों को समय लगता है, जो ट्रेडिशनल है जिन्होंने वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे चौक से काम किया है, वाइट बोर्ड पे मार्कर से काम किया है, अब डिजिटल स्टूडियो पे आने में थोड़ा समय लगेगा इसको सीखने में। तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो, पर हाँ समाधान हो गया। बुद्धकालीन कला के बाद आता है मध्यकालीन चित्रकला। मध्यकालीन महत्वपूर्ण है, ये पूरा पार्ट महत्वपूर्ण है मध्यकालीन चित्रकला का। मध्यकालीन चित्रकला आप देखें, इसमें आप देखोगे कि मध्यकालीन चित्रकला की शुरुआत होती है पाल शैली से, शुरुआत हो जाती है पाल शैली से।
और पाल शैली ऐसी शैली है जिसमें सबसे पहले लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत होती है। लघु चित्रण परंपरा, तो लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत कौन सी शैली से मानी जाती है? पाल शैली से। पाल शैली भारत के पूर्वी भाग में पाल राजवंश के शासकों के काल में विकसित शैली है। सबसे पहले ताड़पत्र पर चित्र इसी शैली में बने हैं। प्रज्ञा पारमिता इसका प्रथम ग्रंथ है जिस पर चित्र बने हैं, जिस पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। जैन शैली दूसरी महत्वपूर्ण शैली है मध्यकालीन चित्रकला की। इसको पश्चिम भारतीय शैली भी कहते हैं, इसको हम गुजरात शैली भी कहते हैं, और इसको हम अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैन शैली से ही राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र से जिस शैली ने जन्म लिया वो राजस्थानी शैली कहलाई। राजस्थान में जैन शैली ने जो बदला हुआ रूप ग्रहण किया वो राजस्थानी शैली के नाम से जानी गई, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में विकसित हुई थी और मेवाड़ क्षेत्र से इसका विकास हुआ, इसलिए राजस्थानी शैली का आरंभिक शैली मेवाड़ शैली कहलाती है। चलो डिटेल में हम एक एक शैली का अध्ययन करेंगे, तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट शैली है आपके पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली पहाड़ी क्षेत्र में विकसित शैली पहाड़ी शैली कहलाती है, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में विकसित हुई थी। यूं तो राजस्थानी और पहाड़ी दोनों ही राजपूत शैली का भाग है, क्योंकि दोनों ही जगह राजपूत राजाओं का साम्राज्य रहा, और इनके यहाँ विकसित शैली को राजपूत शैली कहते हैं। ये कहा है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अगली शैली हम पढ़ते हैं मुगल शैली। मुगल शैली मुगल शैली मुगल राजवंश में या मुगल वंश के शासकों के काल में विकसित शैली मुगल शैली कहलाती है। मुगल शैली के विकास में खास तौर से ईरानी या फारसी शैली का विशेष योगदान है, जिसने भारतीय कला के साथ मिल करके मुगल शैली को जन्म दिया। और नेक्स्ट शैली है दक्षिणी शैली। भारत के दक्षिणी भूभाग में विकसित शैली दक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। इसमें भी मुगल शैली का, मालवा का, राजस्थानी आदि शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत के दक्षिण में विकसित शैली को दक्षिणी शैली कहते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इसके प्रमुख कला केंद्र है। आगे हम इसका भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो है, जैसे ही मध्यकाल समाप्त होता है ब्रिटिश काल की शुरुआत हो जाती है। कौन से काल की शुरुआत है? ब्रिटिश काल की। भारत में अंग्रेजों का जो शासन काल है ब्रिटिश काल कहलाता है, और उनके समय में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत अंग्रेजों के शासन काल से ही मानी जाती है, और इससे पहले जो हमारी शैलियां थी परंपरागत शैलियां थी, और अंग्रेजों के काल में यूरोपीय तेल रंग पद्धति के कारण हमारी परंपरागत शैलियों का पतन हो गया था। यहां आप देखोगे कि आधुनिक काल में सबसे पहली शैली कौन सी है? कंपनी शैली। तो नॉर्मली सवाल देखिए, मैं आपको पाठ्यक्रम बता रहा हूं, लेकिन हाथों हाथ साथ ही मैं ये भी बता रहा हूं कि किसके बारे में क्या है, एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं। और आपको जब पाठ्यक्रम देखना है तो रटना नहीं है, आप एक तो इसके सीक्वेंस को समझें कि पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। मैं आपको यही बता रहा हूं, पाठ्यक्रम में कम से कम हमें 5-7 प्रश्न तो पाठ्यक्रम ही सही करवा देता है, अगर हमने उसको एनालिसिस करते हुए पढ़ा है, तो तरीके से समझा है। तो पाठ्यक्रम क्या पूछना चाह रहा है, क्या कह रहा है, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पाठ्यक्रम से आपकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। आप इसी प्रकार से पढ़ोगे इसे, तो आप जब पढ़ते जाओगे तो आपको एक सिस्टम और एक सीक्वेंस पता लगेगा कि हमें इस प्रकार से अध्ययन करना है। ऐसा नहीं उठ करके आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस से पढ़ोगे तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। तो देखें, ब्रिटिश काल में सबसे पहली शैली मैंने लिख रखी है कंपनी शैली, जो अंग्रेजों के प्रयासों से विकसित हुई थी। यूरोपीय तेल रंग पद्धति का प्रभाव था। इसके विरोध में विकसित शैली बंगाल शैली, बंगाल से विकसित हुई थी। भारतीयता की बात करती है, भारतीय मूल्यों की बात करती है, और इसीलिए हम इसको भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस आदि आदि के बारे में हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। बंगाल शैली से ऊब करके कुछ कलाकारों ने अपने मन की सुनी, अपने अंदर आत्मा को सुना, आत्मा की आवाज को सुना, और उन्होंने अपने ही तरीके से जो नया सृजन किया था वो नूतन कला प्रवृत्तियों के अंतर्गत जाना जाता है। उसमें हमारे पास हमारे पाठ्यक्रम में 2 ही कलाकार है, एक तो है यामिनी राय
और दूसरी है अमृता शेरगिल। दोनों ही नूतन कला प्रवृत्ति में आती है। इन दोनों कलाकारों ने बंगाल शैली का विरोध किया था। हम कह सकते हैं कि इन्होंने बंगाल शैली को त्याग दिया था और अपने तरीके से सर्जन किया, इसलिए इनकी कला नूतन कला प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है, दोनों की कला। एक और कलाकार है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका भी कला सृजन नया था, बिल्कुल नूतन था। और एक और कलाकार है गगनेंद्र नाथ टैगोर, उनका भी नया था, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो ही है, यामिनी राय और अमृता शेरगिल। नेक्स्ट आप देखें आधुनिक कला एवं कला ग्रुप। देखिए आधुनिक कला की शुरुआत हो गई है, तो कुछ कला ग्रुपों का आविर्भाव भी हुआ, उनकी भी स्थापना हुई, जिसमें पहला जो कला ग्रुप है वो कलकत्ता से निकला। पहला कला ग्रुप निकला था कोलकाता से, कलकत्ता ग्रुप 1943। उसके बाद हम देखते हैं पेग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पेग मुंबई। पेग ग्रुप कहां है? मुंबई। रजा, आरा, सूजा, बांकरे, एम.एफ. हुसैन आदि कलाकार इसी में से। शिल्पी चक्र दिल्ली 1949, बीसी सान्याल। बीसी सान्याल प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे हैं और लगभग आप देखोगे, अध्ययन करोगे तो सर्वाधिक सदस्य इसी से जुड़े हुए हैं, शिल्पी चक्र से। शिल्पी चक्र दिल्ली ऐसा कला ग्रुप है जिसमें बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं। चोलामंडल मद्रास 1966, मद्रास के पास एक गांव है, मद्रास शहर के नजदीक एक गांव है, खुले में बसा हुआ है, जो पूर्णतः कला को समर्पित है, इसलिए हम इसको कला गांव भी कहते हैं। चोलामंडल कला गांव मद्रास में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक है केसीएस पन्नीकर। केसीएस पन्नीकर आता है, सवाल आया हुआ है, दोनों ही पेपरों में आया हुआ है। तो ये हो गया है हमारा उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो गया, पूरा हो गया है। आप इसको इसी तरीके से पढ़े, क्रम से पढ़े। इतिहास कहां से शुरू हो रहा है, फंडामेंटल कौन सा है, ब्रिटिश काल की शुरुआत कहां से हुई है, ब्रिटिश काल की पहली शैली कौन सी है, उसके बाद कौन सी शैली विकसित हुई थी, किन परिस्थितियों में विकसित हुई थी, और उसका विरोध किसने किया था, फिर उस प्रवृत्ति को हमने क्या नाम दिया था। इस आधुनिक काल के दौरान कौन कौन से कला ग्रुप की रचना हुई थी, कौन कौन से कला ग्रुप बने थे, उनकी प्रदर्शनियां कहां कहां आयोजित हुई है, कब कब आयोजित हुई है, हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका स्नातक स्तर। स्नातक स्तर, स्नातक स्तर में आप देखोगे, मैंने हेडिंग नहीं डाल रखी है ऊपर, भारतीय स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का इतिहास। भारतीय स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का इतिहास। देखिए हम चित्रकला के इतिहास की बात कर चुके, चित्रकला के इतिहास की बात हम कर चुके हैं। अब हम इतिहास तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला। स्थापत्य कला आप जानते हैं भवन निर्माण कला को कहते हैं, इसको हम वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। इसकी अनेक शैलियां हैं, जैसे उत्तर भारतीय नागर शैली है, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली है, और दोनों से मिलकर के जो शैली बनी उसको बेसर शैली कहते हैं। उसका क्षेत्र मध्य भारत है, मध्य भारत के कुछ मंदिर है जो बेसर शैली में बने हैं। और बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो आपको देखने को मिलेगा एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर, जो पट्टक दल के विरूपाक्ष मंदिर को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः बेसर शैली में बना है। उसमें द्रविड़ और नागर दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। और उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित है। गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्थापत्य कला का, वो नागर शैली में बना है, और नागर शैली के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और आरंभिक उदाहरण है। और द्रविड़ शैली के मंदिर में आप देखोगे दक्षिण में मीनाक्षी मंदिर, मदुरई। चलो हम एक एक की बात करें। भारतीय स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का इतिहास। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो मूर्ति कला और स्थापत्य कला का इतिहास शुरू होता है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से इसका समय आप पढ़ते हो 2700 वर्ष ईस्वी पूर्व से 1700 वर्ष ईस्वी पूर्व। कुछ किताबों में 2700 वर्ष ईस्वी पूर्व से 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व के आसपास भी आपको मिलता है। तो लगभग 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 वर्ष ईस्वी पूर्व के मध्य इसका समय माना गया है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि हम स्थानों पर पाए गए अवशेषों का अध्ययन करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता स्पेशली नगर नियोजन की सभ्यता है कि वहां पर किस प्रकार से नगर की व्यवस्था की गई है, नगर को बसाया गया है, किस प्रकार से चौड़ी चौड़ी नालियां, चौड़ी चौड़ी सड़कें और जो बसावट है घरों की वो एक लाइन में बनाई गई है, कॉलोनी एक व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है, ईंटों का प्रयोग किया गया है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में नेक्स्ट है आपके शुंगकालीन मूर्तिकला। देखो यहां थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा मैं आपका। सिंधु घाटी सभ्यता से हम मूर्तिकला का इतिहास मानते हैं, स्थापत्य कला का इतिहास की शुरुआत मानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं समृद्ध मूर्तिकला परंपरा, शुरुआत तो सिंधु घाटी सभ्यता से हो चुकी है, लेकिन एक समृद्ध और व्यवस्थित मूर्तिकला की परंपरा देखने को मिलती है हमें मौर्य काल से। कहां से मिलती है? मौर्य काल से मिलती है। देखिए मौर्य काल आपका पहले, अभी पिछली 1-2 भर्तियों से आपका मौर्य काल निकाल दिया है, 2 भर्तियों से, इससे पहले मौर्य काल सिलेबस में था। वर्तमान में मौर्य काल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और पिछली 2 भर्तियों में देखने को मिला कि मौर्य काल से कोई सवाल भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है तो आप उसे बहुत भयंकर तरीके से मत पढ़िए। उससे बढ़िया है कि जो पाठ्यक्रम है आप उसे और तरीके से पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए, उसमें ज्यादा एनर्जी लगाइए। हाँ, थोड़ा सा एक सीक्वेंस को लेने के लिए, समझाने के लिए मैं मौर्य काल लिख रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है, समृद्ध की परंपरा शुरुआत तो मौर्य काल से होती है। मूर्तियां बनी है सिंधु घाटी सभ्यता में, बनी है, इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन समृद्ध परंपरा मौर्य काल से देखने को मिलती है। मौर्यकालीन शिल्पकारों ने जिस प्रकार से स्तंभों को बनाया है, उनको जो तरासा है वो वास्तव में देखने योग्य है। और मौर्यकालीन दीदारगंज की यक्षिणी जो पटना के समीप दीदारगंज गांव से मिली है, दीदारगंज से मिली है, जो पटना के राज्य की संग्रहालय में सुरक्षित है, वो अविश्वसनीय है। कलाकार ने उसे बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा है। और मौर्यकालीन जो परंपरा है मूर्ति की, उसमें ओप अर्थात चमक का जो कार्य है वो मौर्य काल की ही देन है। मूर्तियों में बड़े बड़े विशाल पत्थरों का प्रयोग करना वो भी मौर्य काल की देन है। तो मौर्य काल मूर्ति कला के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल है, चाहे वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में समझना जरूरी है। चलो, मौर्य काल के बाद में हम चलते हैं शुंग काल में। शुंगकालीन कला में हम देखेंगे कि स्तूप संरचना इंपॉर्टेंट है। तो शुंग काल की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? स्तूप। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। जैसे मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है। मस्जिद का संबंध किससे है? मुस्लिम धर्म से है। चर्च का संबंध किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। ठीक वैसे ही स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। वास्तव में स्तूप होते क्या है? स्तूप भगवान बुद्ध की समाधि है। वास्तव में स्तूप भगवान बुद्ध की समाधि है। मूल स्तूप तो यही होता है और उसमें भगवान बुद्ध की अवशेषों को रखा जाता है। बौद्ध अनुयायियों का वो पूजा गृह है, प्रार्थना गृह है, उपासना गृह है। तो यहां हम 3 स्तूपों का अध्ययन करेंगे शुंग काल में, सांची, भरूच और अमरावती। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्तूप का निर्माण शुंग काल में ही शुरू हुआ था, नहीं। शुंग काल से पहले मौर्य काल था। मौर्य काल में ही स्तूपों की रचना प्रारंभ हो गई थी और सम्राट अशोक के काल में ये देखने को मिलता है। हमने देखा है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, और कभी भी युद्ध नहीं करने की कसम खा ली थी। कल्याणकारी कार्य करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। उसी में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना करके अहिंसा के रास्ते पर वो चले और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखवाया, बहुत सारी लिपियां लिखवाई, बहुत सारे स्तंभ बनवाए जिन पे लेख लिखवाए, जिनको धर्म लिपि कहा गया, और प्रचारकों को अनेक देशों में भेजा। जैसे म्यांमार है, बर्मा है, इधर श्रीलंका है, चीन है, तिब्बत है, यहां उन्होंने प्रचारकों को भेजा। तो अशोक के काल में ही स्तूपों का निर्माण शुरू हो गया था। उन्हीं में सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक के काल में ही बना हुआ था, अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था सांची का स्तूप। लेकिन वहां केवल समाधि वाला भाग था। शुंगकालीन जो शासक हुए हैं या शुंग काल जो हुआ है उसमें स्तूपों को बड़े ही सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। बाकी का जो निर्माण हुआ है, जैसे परिक्रमा है, ऊपर विशाल गुंबदाकार आकृति है, वेदिकाएं हैं, स्तंभ है, प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहते हैं, बड़ेरियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, ये जो बनवाए गए हैं वो शुंग काल की देन है।
सांची, भरूच, अमरावती तीनों का अध्ययन हम शुंग काल कला के अंतर्गत पढ़ेंगे। सांची भोपाल के पास स्थित है, भरूच भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और अमरावती आपको पता है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, शुंग काल के बाद आप पढ़ते हो कुषाणकालीन मूर्तिकला। कुषाणकालीन मूर्तिकला में दो ही कला केंद्र आपको पढ़ने, एक तो है मथुरा और दूसरा है गांधार। मथुरा और गांधार दो कला केंद्र महत्वपूर्ण है। दोनों का अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि गांधार ऐसा कला केंद्र है जिसमें यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जबकि मथुरा में भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। ये सवाल आया भी है, मैंने टेस्ट सीरीज में दिया भी है बच्चों को। टेस्ट सीरीज में ये यही मिल गया आपको, और परीक्षा में भी आपको मिल गया कि निम्न में से कौन सी शैली जिसपे यूनानी प्रभाव देखने को मिला है, तो गांधार शैली है। चलो विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। कार्ला भांजा दोनों ही गुफाएं हैं, और दोनों ही कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कार्ला और भांजा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में, पुणे के पास स्थित है। पुणे के पास स्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। दोनों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपके मध्यकालीन मूर्तिकला। मध्यकालीन मूर्तिकला, मध्यकालीन मूर्तिकला को भी मैंने, आप देखिए यहाँ पूर्व मध्यकाल कर रखा है और एक उत्तर मध्यकाल कर रखा है। पूर्व मध्यकाल में आप देख रहे हो एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, बादामी, उदयगिरी, देवगढ़ आदि। और उत्तर मध्यकाल में हम पढ़ेंगे कोणार्क, खजुराहो, मीनाक्षी मंदिर। कोणार्क, खजुराहो और मीनाक्षी मंदिर। पूर्व मध्यकाल में एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, बादामी, उदयगिरी, देवगढ़। देखो उदयगिरी और देवगढ़ ये दोनों ही गुप्त काल में है, ये दोनों ही गुप्त काल में है। गुप्त काल, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उदयगिरी और देवगढ़ दोनों ही गुप्त काल, और गुप्त काल आता है आपके कुषाण काल के जस्ट बाद। गुप्त काल आता है कुषाण काल के तुरंत बाद। गुप्तकालीन मूर्तिकला का समय अगर देखें तो 330 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से आपको इसका काल आगे पीछे भी मिल जाएगा। अगर कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 330 से 600 ईस्वी अर्थात 6वीं शताब्दी तक माना जाता है, क्योंकि गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रभाव 6वीं शताब्दी के अंत तक देखने को मिलता है। जो गुप्तकालीन जो कला परंपरा रही है वो समृद्ध परंपरा रही है। गुप्तकालीन मूर्तिकला भारतीय कला के इतिहास में, मूर्तिकला के इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए पूर्व मध्यकाल हो गया। पूर्व मध्यकाल आप पढ़ोगे, मध्यकाल में सबसे पहले पूर्व मध्यकाल एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, बादामी। आपको पता है एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों में राष्ट्रकूटों का योगदान है विशेष रूप से। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पल्लव शासकों की देन है। महाबलीपुरम, यहाँ हम प्रमुख रूप से दो शिल्पों का अध्ययन करेंगे। एक तो सप्तरथ मंदिर पढ़ना है, और महाबलीपुरम में हमको पढ़ना है अर्जुन की तपस्या, जिसको हम बोलते हैं तीर्थम, तीर्थम या अर्जुन की तपस्या। इसका दूसरा नाम है गंगावतरण। गंगावतरण महाबलीपुरम में पढ़ेंगे। बादामी कर्नाटक में है। उदयगिरी और देवगढ़ दोनों गुप्तकालीन कला के उदाहरण हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम आते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। देखो भारत के प्रमुख मंदिर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। भारत के प्रमुख मंदिर हमारे सामने यहाँ 3 दिए हैं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो के मंदिर, और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता ही है कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। राजस्थान के मंदिरों में हम आते हैं तो राजस्थान के मंदिरों में हम देखेंगे पहला जो मंदिर है यहाँ हर्षनाथ मंदिर सीकर। हर्षनाथ मंदिर सीकर। हर्षनाथ जी भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को हर्ष कहा है, भगवान शिव। हर्षनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो छत विहीन है, छत नहीं है ऊपर, खंडित अवस्था में है। नेक्स्ट मंदिर हमारे पास किराड़ू, जो बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, सबसे प्रमुख मंदिर है। बाड़मेर में है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है सोमेश्वर, सबसे प्रमुख मंदिर है किराड़ू में। ओसिया, ओसिया का दुर्गा मंदिर फेमस है। और हम यहाँ देखते हैं एक तो पिपला माता मंदिर है, सचिया माता मंदिर है ओसिया के अंतर्गत जोधपुर में। पाड़ोली कोटा में स्थित है, ये भी भगवान शिव को समर्पित है। ज्यादातर मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है। पाड़ोली का शिव मंदिर हम कहते हैं नॉर्मली। घटेश्वर शिव मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि घट के आकार की शिवलिंग वहां स्थापित है, इसलिए हम घटेश्वर शिव मंदिर कहते हैं। पाड़ोली में स्थित है कोटा।
ये बारडोली चित्तौड़गढ़ में है, कोटा के पास, चित्तौड़गढ़ जिले में है, कोटा के पास, रावत माटा के। नेक्स्ट दिलवाड़ा या देलवाड़ा, दिलवाड़ा कह दो या देलवाड़ा भी आपको मिल जाएगा ये नाम, दिलवाड़ा या देलवाड़ा, माउंट आबू में स्थित है। यहाँ जैन मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ 5 जैन मंदिर पड़ते हैं, इनमें भी प्रमुख रूप से 2 मंदिर है, एक तो विमल वसई और दूसरा है लूण वसई। नेक्स्ट है रणकपुर का मंदिर, जैन मंदिर, जो कि पाली में स्थित है, 15वीं शताब्दी में निर्मित है। यह स्तंभों का अजायब घर कहलाता है, क्योंकि यहाँ 1444 स्तंभ है, 24 मंडप, 85 शिखर और 1444 स्तंभ है। जनरली ये सवाल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा था, और ये हमारे चित्रकला में ही नहीं, ये जीके के होने वाले अनेक प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है, जो कि राजस्थान के जीके जिसमें भी है उसमें जनरली ये सवाल पूछा जाता है। जगत का अंबिका माता मंदिर उदयपुर में है, अंबिका माता मंदिर 9वीं शताब्दी का, अंबिका माता मंदिर 9वीं शताब्दी का उदयपुर में स्थित है। आवानेरी, आवानेरी में 2 है कलात्मक नमूने, जिनमें एक तो है हर्षद माता और एक है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी, हर्षद माता और चांद बावड़ी, दोनों ही 9वीं शताब्दी के उदाहरण है, 9वीं शताब्दी की कला के उदाहरण है, हर्षद माता और चांद बावड़ी। हर्षद माता हर्ष की देवी यानी प्रसन्नता की देवी के रूप में जानी जाती है। पहले वास्तविकता में यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। यह सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी पूछा हुआ है कि वास्तविकता में हर्षद माता मंदिर किस देवता को समर्पित था, तो विष्णु को समर्पित था, भगवान विष्णु को, क्योंकि यहाँ पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ हर्षद माता की मूर्ति भी नहीं है, नीलम की मूर्ति थी जो चोरी हो चुकी है। यहाँ पर श्रृंगाररत देवी दुर्गा की एक प्रतिमा मिली है, श्रृंगाररत देवी दुर्गा, वो वर्तमान में आमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। महत्वपूर्ण है, वह भी अभी तक आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। हर्षद माता मंदिर में दोहरी जगती पर स्थित मंदिर है। दोहरी जगती, जगती का मतलब होता है चबूतरा, जगती का मतलब होता है चबूतरा, और दोहरी का मतलब डबल चबूतरे बने हुए हैं, यानी पहले एक बना हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा चल करके फिर एक और स्टेप बने हुए, फिर दो चबूतरे हैं, पहला चबूतरा उसके बाद दूसरा चबूतरा, तो दोहरी जगती पर स्थित मंदिर हो गया हर्षद माता मंदिर। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के प्रमुख कलाकार। देखिए ये मूर्ति कला से हट करके है, चित्रकला वाला टॉपिक आ गया, भारत के प्रमुख कलाकार। ये कलाकार हैं, सब चित्रकार हैं, ये कलाकार सभी चित्रकार हैं और आधुनिक और समसामयिक कलाकारों की श्रेणी में आते हैं, आधुनिक और समसामयिक कलाकारों की श्रेणी में, जिनमें के हेब्बार, कांटीगिरी कृष्ण हेब्बार, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, जे. स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम, अकबर पद्मसी, गणेश पाइन, तैयब मेहता, जोगेंद्र चौधरी, जी.आर. संतोष, रामेश्वर टूटा, विमान सुंदरम, अनुपम सूद, सोमनाथ और भूपेन कक्कड़। बच्चे देखिए लगभग इतने सारे कलाकारों को जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि इसका भी मैच उसमें हो गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, सब मिक्सअप हो जाता है, पता ही नहीं चलता किसका चित्र किसका है, कौन सा चित्र किसका है। तो देखिए इन आर्टिस्टों को पढ़ते समय आपको इनसे रिलेटेड इनकी महत्वपूर्ण विशेषता से इनको जोड़ना पड़ेगा। जो भी इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ना, आपको उससे उसके अटैच करते हुए फिर पढ़ना पड़ेगा। बाकी की चीजों को धीरे धीरे उसके साथ अटैच करना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, एन.एस. बेंद्रे की बात करते हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो एन.एस. बेंद्रे को हम जानते हैं कि एन.एस. बेंद्रे रंग शास्त्री भी कहलाते हैं। एन.एस. बेंद्रे ने रंगों को लेकर के बहुत प्रयोग किए हैं, यानी रंगों की दुनिया में इनका विशेष इंटरेस्ट रहा है। एन.एस. बेंद्रे ने ग्रामीण परिवेश की नारी को स्पेशली चित्रित किया है, नारी चित्रण इनका प्रिय विषय रहा है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो गपशप, श्रृंगार, युवती, इस तरह के जो इनके चित्र हैं वो एन.एस. बेंद्रे के। इसी तरीके से जी.आर. संतोष का अध्ययन करेंगे तो ये तांत्रिक कलाकार माने जाते हैं, तांत्रिक कलाकार की श्रेणी में आते हैं, जो षटकोण, चतुष्कोण आदि कलाकृति, एक अदृश्य प्रकाश कहीं से आ रहा है, अंधेरे से कोई प्रकाश, कोई रोशनी नजर आ रही है, इस तरह के चित्र जी.आर. संतोष के, तो इसी आधार पर इनको तांत्रिक कलाकार
कहा गया है। जय स्वामीनाथन आप देखते हो, जय स्वामीनाथन प्राकृतिक चित्रण स्पेशली इन्होंने किए हैं, जिनमें भूदृश्य, चिड़िया है, बादल है, आपके पर्वत है, नदी है, झरने हैं, इस तरह के चित्र इनके प्रसिद्ध है जय स्वामीनाथन के। एक स्पेशली जो इनकी विशेषता है उसको पकड़ करके उसे सेट करना पड़ेगा कि ये मतलब ये, उसके बाद फिर आगे डिटेल आप पढ़ोगे तो इनमें डिफरेंट आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। चलो इसके आगे नेक्स्ट जो है वो है भारत के प्रमुख मूर्तिकार। भारत के प्रमुख मूर्तिकार, भारत के प्रमुख मूर्तिकार देखिए, प्रमुख मूर्तिकारों में डीपी राय चौधरी, देव प्रसाद राय चौधरी आप पढ़ते हो। डीपी राय चौधरी ऐसे मूर्तिकार जो चित्रकार भी थे, ये केवल मूर्तिकार नहीं थे, चित्रकार भी थे, लेकिन मूर्तिकार ज्यादा थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में इनको विशेष प्रसिद्धि मिली है, ज्यादा योगदान मूर्तिकला के क्षेत्र में रहा है। लेकिन ये चित्रकार भी थे, ये बांसुरी वादक भी थे, ये पहलवान भी थे, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे डीपी राय चौधरी, और बंगाल शैली से जुड़े हुए थे। बंगाल शैली से ये कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये कला के विद्यार्थी रहे हैं, जहां इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में कला का अध्ययन किया है, और वहीं से ये सीधे गए चेन्नई के स्कूल ऑफ आर्ट्स, चेन्नई में या मद्रास में, जिसको हम पढ़ते हैं 1850 में जिसकी स्थापना हुई थी, चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट्स की, कला महाविद्यालय चेन्नई की। वहां पर प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में डीपी राय चौधरी गए थे 1929 ईस्वी में, और वहां रहते हुए इन्होंने वॉश पद्धति का, बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। शंको चौधरी ये मूर्तिकार है, शंको चौधरी, और इनके द्वारा बनाया गया एक टॉयलेट शिल्प है, वो बड़ा फेमस है, पूछता है जनरली। डीपी राय चौधरी के भी शिल्प है, आपको पता है, श्रम की विजय, शहीद स्मारक आदि। धनराज भगत, धनराज भगत इनके भी शिल्प है, मोनार्क, इन्होंने राजा, वनश्री आदि चित्र बनाए थे। वनश्री नहीं, वनश्री आपके मृणालिनी मुखर्जी का है। तो धनराज भगत के जो चित्र है वो राकेश इस तरह के हैं। रामकिंकर बैच भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार माने जाते हैं, रामकिंकर बैच, और इनके जो शिल्प है वो संथाल परिवार प्रसिद्ध है, संथाल परिवार। चिंतामणिकर, इनके अधिकांश शिल्प कांस्य से बने हैं, कांस्य प्रतिमाएं हैं इनकी। मृणालिनी मुखर्जी जूट, सूतली, रेशम आदि से चित्रकारी करने वाली महिला कलाकार है। काफी माध्यम ज्यादा स्पेशल है कि जूट, रस्सी, सूतली आदि से चित्रण मूर्ति शिल्प बनाने वाली कलाकार कौन है? मृणालिनी मुखर्जी। गोपीचंद मिश्रा, यह भाई नहीं, ये बोझ नहीं मेरा भाई है। गोपीचंद मिश्रा का प्रसिद्ध शिल्प है, यह बोझ नहीं मेरा भाई है। गोपीचंद मिश्रा ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको सबसे पहले मूर्ति कला के क्षेत्र में सबसे पहले कलाविद पुरस्कार मिला है, जो कि राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा इनको सम्मानित किया गया 1978 ईस्वी में। 1978 में मूर्ति कला के क्षेत्र में प्रथम कलाविद किसको दिया गया? गोपीचंद मिश्रा को। उषा रानी हुजा प्रसिद्ध मूर्तिकार है, ये सीमेंट से बड़े और विशाल आकार के शिल्प बनाने के लिए जानी जाती है उषा रानी हुजा। जयपुर में अनेक स्थानों पर इनके द्वारा बनाए गए शिल्प मौजूद है, जिनमें आप सबसे इनका जो फेमस है वो है शहीद स्मारक, जिसमें 3 सिपाही लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, घायल अवस्था में उनको दिखाया गया है। जयपुर में ये स्थित है। अर्जुन प्रजापति, अर्जुन प्रजापति को आप जानते ही हो, ये इन्होंने संगमरमर माध्यम में बणी ठणी नामक शिल्प बनाया जो काफी प्रसिद्ध है। ये क्लॉन के महारथी के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल क्लिंटन, मनीषा कोइराला आदि के इन्होंने क्लॉन तैयार किए हैं अर्जुन प्रजापति ने। बछड़ा, गाय और बछड़ा, ये इनके शिल्पों के नाम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके दूसरे ही भाग में चल रहे हैं हम, स्नातक में। राजस्थान के प्रमुख कलाकार। राजस्थान के प्रमुख कलाकारों में रामगोपाल विजयवर्गीय सबसे महत्वपूर्ण कलाकार है। रामगोपाल विजयवर्गीय, रामगोपाल विजयवर्गीय जो कि राजस्थान में बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैलेंद्र नाथ डे के बाद
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो रामगोपाल विजयवर्गीय की है। शैलेंद्रनाथ डे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में आए थे शिक्षक के रूप में, बाद में वो प्राचार्य बने और उनके शिष्य के रूप में रामगोपाल विजयवर्गीय ने कला का अध्ययन किया और राजस्थान में बंगाल से लेकर प्रचार प्रसार में, या हम यूं कहें कि आधुनिक कला के प्रचार प्रसार में रामगोपाल विजयवर्गीय का योगदान रहा है। बीसी गुई, भवानी चरण गुई, 1910 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और अजमेर में रहते हुए इन्होंने चित्रण कार्य किया। बीसी गुई, भवानी चरण गुई प्राकृतिक चित्रण करने में विशेष महारत इनको हासिल थी। तेलरंग पद्धति में, तेलरंग पद्धति में प्राकृतिक चित्र, राजस्थान के परिवेश को चित्रित किया है इन्होंने। उरसिंह शेखावत ग्रामीणों के गांव के चितेरे कहलाते हैं। ग्रामीण परिवेश को इन्होंने अच्छे से बनाया है, जैसे आरा मशीन चलाते हुए, जुलाहा आदि इनके द्वारा बनाए गए चित्रों के नाम। गोवर्धनलाल जोशी बाबा, गोवर्धनलाल जोशी बाबा भीलों के चितेरे, 1914 राजसमंद कांकरोली में इनका जन्म हुआ। आदिवासी भील जनजाति पर आधारित उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, गहनता से उनका अध्ययन किया और घूम घूम करके चित्र बनाए। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इनको बाबा कहा गया और प्रमुख विषय भील जनजाति होने के कारण इनको भीलों का चितेरा कहा गया। डिटेल सबकी हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। देवकीनंदन शर्मा, मोर इनका प्रिय पक्षी रहा है और चित्रण का विषय पक्षी चित्रण रहा है। पक्षी चित्रण में भी मोर को बड़ी सुंदरता से इन्होंने बनाया है। तो मोर को विभिन्न मुद्राओं में आकर्षक रूप में चित्रित करने वाले कलाकार देवकीनंदन शर्मा हैं और राजस्थान में फ्रेस्को पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कलाकार भी देवकीनंदन शर्मा है। इन्होंने 1953 से वनस्थली विद्यापीठ में फ्रेस्को शिविर का आयोजन शुरू कर दिया था। गर्मियों की छुट्टी आती थी ग्रीष्मकालीन अवकाश में, तो ये फ्रेस्को शिविर का आयोजन करते थे जिसमें देशी और विदेशी कलाकार फ्रेस्को अर्थात भित्ति चित्रण तकनीक का अध्ययन किया करते थे। तो इन्हीं के प्रयासों से राजस्थान की जो भित्ति चित्रण परंपरा है आज पूरे देश विदेशों में जानी जाती है, पहचानी जाती है। इनके बाद इनके पुत्र भवानी शंकर शर्मा ने इन परिपाटी को आगे बढ़ाया। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोल्ट्री कला के पर्याय माने जाते हैं। ब्लू पोल्ट्री अर्थात नीले पात्रों पर चित्रण, नीले पात्रों पर जो चित्रण इन्होंने किया है वो भी राजस्थानी विषयों को लेकर के किया। राजस्थान के विषयों को इन्होंने चित्रित किया, राजस्थान परिवेश को चित्रित किया है, लोक देवी देवताओं को इस पर चित्रित किया है। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत को विश्व के 10 श्रेष्ठ शिल्पियों में गिनते हुए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है कृपाल सिंह शेखावत को। और जयपुर में स्थित इनका जो निवास स्थान है वो कृपाल कुंभ के नाम से जाना जाता है। जो ये जो गाइड बुक है, पर्यटन गाइड बुक, उसमें इसका नाम दर्ज है कृपाल कुंभ का। आप ढूंढ सकते हैं, जयपुर जाओ तो गाइड बुक देखोगे तो उसमें कृपाल कुंभ नाम मिलेगा कि ये कृपाल कुंभ में आपको घूमने गाइड बुक में नाम दर्ज है। एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में ये दर्ज है। परमानंद चोयल, पीएन चोयल, भैंसों के चितेरे, भैंसों की चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई थी और भैंसों की चित्र श्रृंखला के आधार पर ही इनका चयन हुआ था स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन में, जहां से इन्होंने ग्राफिक कला का अध्ययन किया। ग्राफिक का मतलब छापा चित्रण। तो परमानंद चोयल भी हमारे प्रमुख कलाकार हैं और भैंसों की चित्र श्रृंखला, खिड़की, झोंपड़ी के कौवे, टूटे फूटे खंडहर, परसेप्शन ऑफ उदयपुर, ये इनके कुछ प्रमुख कलाकृतियां हैं। लंदन में वारिस परमानंद चोयल। द्वारिका प्रसाद शर्मा, घोड़ों के चित्र इन्होंने बनाए थे, यथार्थवादी कलाकार है। यथार्थवादी द्वारिका प्रसाद शर्मा घोड़ों के चित्र बनाने में इन्होंने महारत हासिल की है। इनके द्वारा बनाए गए घोड़ों के चित्र शक्ति के प्रतीक है। द्वारिका प्रसाद शर्मा बीकानेर में जन्मे थे। द्वारिका प्रसाद शर्मा बीकानेर में, और आपको पता है बीकानेर में उस्ता कला फेमस है। तो बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता आदि से इन्होंने कला का अध्ययन किया है, परंपरागत कला का अध्ययन किया है। इलाही बख्श से परंपरागत कला का अध्ययन किया है। इसी तरीके से ए.एच. मूलर से यथार्थवादी कला का अध्ययन किया है। ए.एच. मूलर जो कि अंग्रेजों के काल में भारत आया था, ब्रिटिश कलाकार था। सुरेश शर्मा, अमूर्त चित्रण, अमूर्त चित्रण की परिपाटी को राजस्थान में आगे बढ़ाने वाले कलाकार है सुरेश शर्मा। ये भी कोटा के हैं। सुरेश शर्मा 1937 में जन्मे थे कोटा में सुरेश शर्मा, और उदयपुर में रहते हुए इन्होंने कलाकर्म किया है। परमानंद चोयल भी उदयपुर में रहकर के कलाकर्म करते रहे लंबे समय तक। सुरेश शर्मा की कर्मभूमि उदयपुर है और अमूर्त चित्रण की परिपाटी को आगे बढ़ाया इन्होंने। रेड ऑन रेड, रेड ऑन रेड इनका प्रसिद्ध चित्र है, जनरली पूछा जाता है। रेड ऑन रेड, राम जायसवाल, अजमेर इनकी कर्मस्थली है। मथुरा जिले के सादाबाद कस्बे में जन्मे राम जायसवाल 1937 में।
और वर्तमान में अजमेर में रहते हुए ये कला को समर्पित है। राम जायसवाल राजस्थान में प्रकृति चित्रण के प्रोधा चित्रकार माने जाते हैं। प्रकृति चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा है राम जायसवाल का। इन्होंने वास पद्धति में चित्र बनाए हैं, इन्होंने जल रंग में बनाए हैं, टेम्परा में इन्होंने काम किया है। अलग अलग चरणों में इनकी कला का हम अध्ययन करेंगे। ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध जो कलाकृति है, इनर जंगल, आंतरिक जंगल, शक्ति, शिव शक्ति आदि इनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्रों के नाम है, प्रसिद्ध श्रृंखला के नाम है। तो ये है आपके राजस्थान के प्रमुख कलाकार। और ये पूरा पार्ट है आपका सेकंड, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हम देखते हैं, तीसरा और अंतिम। तीसरा और अंतिम जो पार्ट है वो है आपके स्नातकोत्तर स्तर, भारतीय सौंदर्य शास्त्र। भारतीय सौंदर्य शास्त्र सबसे पहला टॉपिक है इंडियन एस्थेटिक्स। वेस्टर्न में मत जाना, इंडियन की कह रहा है तो इंडियन ही पढ़ना। इसमें वो रस सिद्धांत की बात कर रहा है। रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि। और कौन से ग्रंथ में इन्होंने प्रतिपादन किया था? नाट्य शास्त्र में। तो भरत मुनि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसके व्याख्याकार जो है वो 4 है हमारे पास, क्रमबद्ध तरीके से मैंने लिखा है। पहले व्याख्याकार है भट्ट लोलट, और इन्होंने जो अपना वाद प्रस्तुत किया वो है आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। इसका खंडन करने वाले इनके जस्टवाद है श्री शंकुक, और इन्होंने वाद प्रतिपादित किया था अनुमितिवाद। क्रम से याद कर लेना, अगर सवाल आता है कि किसने किसका विरोध किया तो नेक्स्ट पहले वाड़े का विरोध उसके जस्टवाद वाले ने किया है। जैसे भट्ट लोलट के आरोपवाद का विरोध किया श्री शंकुक ने अनुमितिवाद से, अनुमितिवाद का विरोध किया भट्ट नायक ने भुक्तिवाद से, और भुक्तिवाद का विरोध किया अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद से। और इनका विरोध करने वाला आगे कोई नहीं है। इसलिए निर्विवाद, निर्विवाद व्याख्या किसकी है? अभिनव गुप्त की है। और अभिनव गुप्त की जो टीका है वो अभिनव भारती के नाम से जानी जाती है, अभिनव भारती। आनंदवर्धन के जो ध्वनि सिद्धांत है उस पर भी उन्होंने टीका लिखी थी, और उसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन वो भी फेमस है, लिखा हुआ है सब नोट्सों में, मिल जाएगा आपको एक एक करके। पश्चिम की कला, इसकी शुरुआत होती है पश्चिम की कला की। तो पश्चिम की कला देखिए ये कहां से पूछ रहा है हमें, डायरेक्ट पश्चिम की कला की शुरुआत कर रहा है कहां से? ध्यान दीजिएगा, बाइजेंटाइन कला से कर रहा है। बाइजेंटाइन कला से कर रहा है। बाइजेंटाइन कला फेमस है आपके मणिकुट्टिम के लिए जाने जाती है। किसके लिए जाने जाती है? मणिकुट्टिम के लिए। तो बाइजेंटाइन कला में ईसाई कला को महत्व दिया। ईसाई धर्म का उदय किस प्रकार से हो, वो ईसाई धर्म पर आधारित चित्र या कला संबंधी गतिविधियां कैसे आयोजित होने लगी थी उस पर हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टेंटाइन की बात करेंगे, अलग अलग शासक है जिनके काल में अलग अलग प्रवृत्तियों ने जन्म लिया था, हम उनकी एक एक करके बात करेंगे। गोथिक कला भवन निर्माण कला है। प्रमुख जो आर्टिस्ट है इसका वो है जियोत्तो। जियोत्तो गोथिक कला का प्रमुख आर्टिस्ट हो गया जियोत्तो। जियोत्तो हो गया जो कि फ्लोरेंस की कला का जनक माना जाता है। इटली में फ्लोरेंस कला की जनक कौन है? जियोत्तो है। और पुनरुत्थान कला का जनक भी कौन है? जियोत्तो है। जियोत्तो की कला में ही पुनरुत्थान कला के बीजारोपण हो गए थे। गोथिक कला भवन निर्माण कला है। भवन निर्माण कला जिसमें हम हल्की दीवारों को देखते हैं, ऊंची और लंबी दीवारों को देखते हैं, और जो भवनों का प्रवेश द्वार है, खिड़कियां हैं, वो नुकीले आकार के बनाए गए हैं। ये हम इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं। और रंजित कांच की खिड़कियां, दरवाजे आदि देखने को मिलते हैं। चरम पुनरुत्थान काल, वेरी इंपोर्टेंट। चरम पुनरुत्थान काल जिसका समय 1400, चरम पुनरुत्थान काल जो कि पुनरुत्थान काल का ही एक पार्ट है। एक तो पूर्व पुनरुत्थान काल है, एक चरम पुनरुत्थान काल है। चरम पुनरुत्थान काल जो विकसित हुआ था वो भी आपके इटली में। कहाँ विकसित हुआ था? इटली में। इसका सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, और सबसे वरिष्ठ कलाकार भी यही है। इसके बाद माइकल एंजेलो हुआ, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेंजो राफेल। 3 कलाकार हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें पश्चिम की आधुनिक कला। ये तो हो गई पश्चिम की कला। पश्चिम की कला बाइजेंटाइन, गोथिक, चरम पुनरुत्थान। और पश्चिम की कला में ही आधुनिक कला को हम पढ़ते हैं। तो आधुनिक कला में सबसे पहला जो वाद ये हमको पढ़वा रहा है वो कह रहा है प्रभाववाद। प्रभाववाद, और प्रभाववाद में ये स्पष्ट कहता है, प्रभाववाद सूर्य के प्रकाश के कारण जो विभिन्न प्रकार का वातावरण पैदा होता है उसका जो प्रभाव है उसको चित्रित किया है कलाकारों ने, तो उसी आधार पर इसको प्रभाववाद कहा है।
इसके कलाकार माने, मोने और देगा है। माने, मोने और देगा, 3 कलाकार है, तीनों का अध्ययन करना है। इसके अलावा दूसरे और कलाकार मत डालना है इसमें, तीनों को अच्छे से याद कर लो, बहुत है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे कलाकार, उनको पूछ लिया तो क्या होगा, कितना पूछ लेगा, अभी तक तो पूछा नहीं है, पूछ लेगा तो 1-2 सवाल पूछेगा। लेकिन आप इनको याद करो ना, पहले इनको याद कर लो, सबको सब याद हो जाए, उसके बाद आपका मन करे तो और कर लेना, लेकिन पहले इनको करो। और मैं तो कह रहा हूं इनके अलावा दूसरा करो ही मत, इन्हीं को अच्छे से कर लो। उत्तर प्रभाववाद, विंसेंट वान गो, पॉल गोंग और पॉल सेजान, 3 कलाकार है, वान गो, गोगिन और सेजान। फाववाद में एक ही कलाकार है, हेनरी मातिस। जंगलवाद जिसको हम कहते हैं, जंगलवाद, फाववाद, जंगली जानवर इसका अंतर मतलब है फाव का। तो हेनरी मातिस ही हम पढ़ते हैं, अकेला केवल मातिस पढ़ते हैं। सेजान आधुनिक कला का जनक माना जाता है। घनवाद, पिकासो और ब्राक, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। घनवाद में हम कोलाज पढ़ते हैं, कोलाज। अभिव्यंजनावाद, एडवर्ड मुंक और कांडिस्की इसके प्रमुख कलाकार है, एडवर्ड मुंक और कांडिस्की। मुंक का वो मृत्यु, मृत्यु का कमरा, बीमार लड़की आदि चित्र मुंक ने बनाए हैं। दादावाद और शोरिलवाद, मार्शल द चैंप और साल्वाडोर डाली। नेक्स्ट है वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद। वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद, पॉल क्ली, जॉन मीरो और जैक्सन पोलाक। जुता हुआ खेत जॉन मीरो का है। मार्शल द चैंप में हम वो सीढ़ियां पढ़ते हैं, चढ़ती हुई सीढ़ियां, नग्न सीढ़ियां चढ़ते हुए आदि। जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग पढ़ते हैं, एक्शन पेंटिंग। हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने एक्शन पेंटिंग का, इनकी कला को क्रियात्मक चित्रण कहा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ये पूरा क्या है आपका सिलेबस। अब मैं इस सिलेबस से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हो, नेट पे डला हुआ है, आप निकाल सकते हो, देख सकते हो। इतनी वीडियो मैंने क्यों बनाई, इतना समय क्यों खर्च किया, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो कला से जुड़ा हुआ है, जो अभ्यर्थी है, वो तो पूरा वीडियो देखेगा और देखना भी चाहिए। पाठ्यक्रम आपको उंगलियों पर याद हो और हर टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, तब पाठ्यक्रम आपको पता है। ऐसा नहीं कि रट लिया बात खत्म। पूरे पाठ्यक्रम को समझो, उसका एनालिसिस करो, किस में से क्या आएगा, किस में कौन सा मैटर है, किस कलाकार से संबंधित कौन सी बातें हैं, कौन से घटनाक्रम है, किसकी क्या विशेषताएं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों। आप इसे याद कर लें, समझ लें, इसका एनालिसिस कर लें और आप अपने हाथ से लिख लें इसको अच्छे से। इसमें 1-2 जगह टाइपिंग मिस्टेक थी, आप उसको सही कर लेना। जैसे गुप्त काल नहीं था, गुप्त काल को हमने पूर्व मध्य काल में डाल रखा था, उदयगिरी और देवगढ़, तो वो गुप्त काल है और वो कुषाण काल के जस्ट बाद है। अगली वीडियो विधिवत रूप से, नियमित रूप से आना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको बेसिक डाल रहा हूं, डेली रोजाना हमारी वीडियो बनने लग जाएंगी और वीडियो का जो लाइव वीडियो का समय होगा हमारा लगभग 5 से 7 बजे के आसपास रहेगा। शाम 5 बजे से 7 बजे के समथिंग रहेगा। रोजाना लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, क्लासरूम से भी मिलेगी और उसके बाद भी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्योंकि क्लास होने के बाद मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, तो आपको एक साथ चीजें मिलने लग जाएंगी बहुत जल्दी। अभी त्योहार आ गया, त्योहार में बच्चे इधर उधर फंसे हुए हैं, मैं भी त्योहार में अभी गांव जाऊंगा, तो उसके बाद हम मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि मैं पढ़ाना जानता हूं। ये डिजिटल बोर्ड, YouTube, Instagram आदि से मैं दूर रहा हूं अभी तक, लेकिन मैं देखता हूं कि ये सारी चीजें भी वर्तमान समय में जरूरी है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।